हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिविल स्टाफ आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त हरमनिंदर और स्वागत है आपका इस सेशन में। तो बच्चे, आज हम एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हर वीक हम एनवायरनमेंट के कुछ एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रेपरेशन है उसको एक नई डायरेक्शन मिलेगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के बारे में वो भी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम एनवायरनमेंट के जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। So the feature that allows organisms to survive in the conditions of their habitat is known as। हाँ जी बच्चे, तो यहां पे आपके पास जो ऑप्शंस है वो क्या है? स्पीशिएशन है, अडेप्टेशन है, एडजस्टमेंट है एंड एक्लीमेटाइजेशन। हाँ जी बोलो बच्चे, क्या आएगा? हाँ जी, तो क्या आएगा इसका आंसर, ये आपने बताना है बच्चे। ऑप्शन आपके सामने है। हाँ जी, तो स्पीशिएशन है, अडेप्टेशन है, एडजस्टमेंट है, एक्लीमेटाइजेशन है। इसमें से कौन सा बच्चे आएगा? द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट। हाँ जी, तो इसको सोच के आंसर करना बच्चे। ठीक है, तो यहां पर जो इसका आंसर है बच्चे वो क्या आएगा? इसका बी आंसर आएगा, अडेप्टेशन। ठीक है, तो जब अपनी हैबिटेट में कोई भी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। ये पॉइंट जो है आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द फिजिकल रेजिडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाँ जी बोलो बच्चे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है? व्हाट इज द फिजिकल रेजिडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसको नीश कहते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। हाँ जी, शाबाश। तो बच्चे यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हैबिटेट और नीश जो है वो सॉर्ट ऑफ सेम है या थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो, हैबिटेट जो है उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो जो जानवर है, जो कोई खास स्पीसीज है, वो किस जगह पे रहती है। लेकिन जब हम नीश जो वर्ड यूज करते हैं, तो नीश में ना एडिशनल बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं कि भी उसकी जो फीडिंग हैबिट्स है वो कैसी है, या फिर उसका जो रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है, जो उसकी जो नेचर है, रिप्रोडक्टिव नेचर वो कैसी है ना, कैसी जगह पे वो अपना जो पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर जो है उसको फाइंड आउट करता है। इन सारी चीजों को मिला के, सारी जो बेसिक नीड्स है उसकी मिला के उसको हम नीश कहते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट तो किसी भी दो स्पीसीज का सेम हो सकता है, लेकिन नीश जो है वो 100% सेम नहीं हो सकती। अगर मान लो कोई दो स्पीसीज सेम हैबिटेट में रह रही है, मान लो सेम ट्री पे रह रही हैं, तो जरूर उनकी जो बाकी की जो नीड्स हैं, बाकी की जो जैसे फूड हैबिट्स है या जो सेक्सुअल हैबिट्स है वो अलग अलग होंगी, तभी वो वहां पे सर्वाइव कर पाएंगी। अगर सारा कुछ सेम हो गया तो भाई जबरदस्त कंपटीशन हो जाएगा, एक स्पीसीज दूसरे को खत्म कर देगी। ठीक है, तो यहां पर आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने बात करी है सिर्फ फिजिकल रेजिडेंस की। तो जब हमने बात करी है सिर्फ फिजिकल रेजिडेंस की, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है हैबिटेट आएगा। अगर उसकी बाकी की नेचर, बाकी के जो उसकी जो नीड्स है उसकी भी बात हम करते, तो फिर इसका आंसर जो है वो नीश आना था। ये आपने याद रखना है। ठीक है बच्चे, हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्लांट्स की भी अलग अलग टाइप्स होती है ना। तो यहाँ पर हमने बात करनी है कि जो शेड के अंडर जो है ना, शेडो में जो ग्रो करते हैं, तो सेमोफाइट्स, स्कायोफाइट्स, हेलियोफाइट्स या फिर मोनोकॉट्स, क्या कहते हैं उसको? हाँ जी बताओ बच्चे। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज सेमोफाइट्स हो गया, स्कायोफाइट्स हो गया, हीलियोफाइट्स हो गया या फिर मोनोकॉट्स हो गया। तो मोनोकॉट, डाइकोट तो हमें पता है प्लांट्स की दो टाइप्स है ना। तो ये तो स्पेशली हम उनको नहीं कहेंगे जो शेड में रहती है। तो ऑप्शन हमारे पास बच गए ये वाले तीन ऑप्शन है, इसमें से आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे हम उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं जो कम पानी में ग्रो करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग चीजों को हमने नाम दिया हुआ है ना। तो यहां पर आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, स्कायोफाइट्स, यहां पे जो है आपका आंसर जो है वो बी आ जाएगा, स्कायोफाइट्स। ये वो प्लांट्स हैं जो शेड में ग्रो करते हैं। हाँ जी, बात समझ आ गई, जो कि शेड्स में ग्रो करते हैं। हेलियोबर्ड जो है वो सनलाइट से जो रिलेटेड है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, जो सन की डायरेक्शन में, सन में जो ग्रो करते हैं उसको हम हीलियोफाइट्स कह देते हैं। स्कायोफाइट्स जो है वो शेड में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है,
तो जीरोफाइट्स है, कम पानी में सर्वाइव करने वाले, जैसे सपोज ये कैक्टस वगैरह है जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं ना, वो सारे। और या फिर दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोफाइट्स है, जैसे लोटस हो गया ना, तो वो प्लांट्स जो सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं, वाटर हायासिंथ हो गया, ऐसे प्लांट। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज हैज द मोस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? हाँ जी बच्चे, विच ऑफ दीज हैज द मोस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? तो टीक इज देयर, टी इज देयर, मैंगो, पोटैटो। हाँ जी, टीक है, टी है, मैंगो है, पोटैटो है। क्या आएगा? टीक, टी, मैंगो, पोटैटो, क्या आएगा? हाँ जी, विच ऑफ दीज हैज द मोस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? टीक, टी, मैंगो, पोटैटो। ठीक है, तो आपको पता होगा, तो आंसर इसका जो है सी आएगा, मैंगो। तो भाई मैंगो की तो इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है। ठीक है, मैंगो की वैरायटी, अब जैसे रिसेंट जैसे एग्जीबिशन एक थी, तो उसमें 3000 के अराउंड उसमें जो है टाइप सी मैंगोज की, तो बहुत सारी जो है जेनेटिक वैरायटी है मैंगो की इंडिया में। तो आंसर इसका जो है वो सी आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना आपने। हाँ जी, क्लियर हो गया? तो आंसर जो है क्या आएगा इसका? सी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर? तो इसको याद रखना, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीजें, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम जो फूड क्रॉप्स या और चीजें रेडी करते हैं ना एग्रीकल्चर में, तो उसको हम जीएमओज भी कह देते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हम उसको कह देते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कह देते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जब हम उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में से चेंज करते हैं, ठीक है, नई क्रॉप्स बनाने के लिए, हाइब्रिड और वैरायटीज बनाने के लिए, जिसमें उनके जो फीचर्स हैं उनको चेंज करा जाए, उनके कैरेक्टर को चेंज करा जाए अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है बहुत सारे हमने और हाइब्रिड फॉर्म जो है मैंगो की बाद में क्रिएट करी है। ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज ए कॉमन नॉन रिन्यूएबल सोर्स? इसमें से कौन सा जो है सबसे कॉमन नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? सिलिका है, यूरेनियम है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, सिलिका है, यूरेनियम है, हॉट स्प्रिंग है, या फिर क्रूड ऑयल है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग, यूरेनियम, सिलिका, क्रूड ऑयल, क्या आएगा इसमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्स? शाबाश, दिमाग लगाओ, सोचो जरा, शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के सोचो जरा, क्या आएगा? विच इज ए कॉमन नॉन रिन्यूएबल सोर्स? सिलिका, यूरेनियम, हॉट स्प्रिंग, क्रूड ऑयल, क्या आएगा? हाँ जी, शाबाश, बोलो जी बोलो। हाँ जी, विच इज ए कॉमन नॉन रिन्यूएबल सोर्स? सिलिका, यूरेनियम, हॉट स्प्रिंग, क्रूड ऑयल। तो आंसर इसका जो है डी आएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल। आंसर जो है इसका डी आएगा, क्रूड ऑयल, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, हमें पता है हॉट स्प्रिंग, चलो ये तो सारे जो है होते रहेंगे, है ना। तो हॉट स्प्रिंग जो है रिन्यूएबल है, सिलिका बहुत सारा है, ठीक है, यूरेनियम भी जो है इसका अमाउंट काफी ज्यादा है। तो आ जाएगा क्रूड ऑयल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो सबसे कॉमन है, क्योंकि यूरेनियम है तो खत्म तो वो भी होगा यूरेनियम, लेकिन उसका जो यूजेज है एट प्रेजेंट बड़ा अनकॉमन है। ठीक है, इसलिए उसको कॉमन नहीं कह सकते हम, तो डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, डैश इज नाउ एन एक्सटिंक्ट एनिमल। इसमें से कौन सा अभी एक्सटिंक्ट एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है? ठीक है, कोयल है, सॉरी क्योल है, तस्मेनियन डेविल है, तस्मेनियन टाइगर है, पैड मेलन है, क्या आएगा? तो ये एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपको आंसर इसका नाम पता होना चाहिए। हाँ जी, क्योल है, तस्मेनियन डेविल है, तस्मेनियन टाइगर है, पेट मेलन है, तो क्या आएगा इसका आंसर? हाँ जी, क्या आएगा? तो सी आंसर आ जाएगा। तस्मेनियन टाइगर जो है बच्चे, तस्मेनियन टाइगर ये एक एक्सटिंक्ट एनिमल है। ठीक है जी, जो तस्मेनियन टाइगर है वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हाँ जी, क्लियर हो गया, तस्मेनियन टाइगर। और बच्चे ये जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है, कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा इंडेंजर्ड है, ठीक है, एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड है, या फिर वल्नरेबल है ना, तो ये कौन डिसाइड करता है? किसमें मेंशन है ये सारा कुछ? रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक में ये मेंशन है। और रेड डाटा बुक किसने करी थी पब्लिश?
हाँ जी, तो रेड डाटा जो बुक है तो पब्लिश किसने करी थी? IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन। तो ये सारा जो है कौन देखता है कि एक्सटिंक्ट हो चुका है एनिमल या नहीं हो चुका, ये सारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि 1948 में पहले बनी थी। पहले इसका हेडक्वार्टर शुरू में फॉन्टेनब्लू फ्रांस में था, तो बाद में शिफ्ट करा गया। बाद में कहां पे आ गई ये? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये बाद में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आ गया। ठीक है, इसको याद रखना आपने। तो आईयूसीएन की जो रेड डाटा बुक है ये इन्होंने 1964 में इशू करी थी, स्टार्ट करी थी, तो इसको आपने याद रखना। ठीक है, तो आंसर अब इसका ये सी है, तस्मेनियन टाइगर। आगे है बचे, डैश इज द लीस्ट पोरस सॉइल। इसमें से कौन सी जो सॉइल है लीस्ट पोरस है? ठीक है, अब आपने देखा होगा, देखो जो सैंड होती है कितनी पोरस होती है, पानी डालो सीधा पानी नीचे, है ना, तो उसमें पोर्स बड़े होते हैं। लेकिन सबसे जो लीस्ट पोरस है वो कौन सी आएगी? लोमी सॉइल, पीट सॉइल या क्लेई सॉइल, जिसमें पानी जो है वो नीचे नहीं जाता आसानी से। हाँ जी, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, ग्रेन्यूल्स है, बहुत जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, और पानी जो है वो नीचे नहीं जाता, जिसका जो मेन रीजन है वो क्या है? पोरोसिटी जो है उसकी कम है। ठीक है, लोमी सॉइल है, पीट सॉइल है, क्लेई सॉइल है, नन ऑफ दीज। क्या आएगा? सोचो जरा और सोच के आंसर करो, शाबाश। क्या आएगा? डैश इज द लीस्ट पोरस सॉइल। तो इंडिया की बात करें, बहुत सारी अलग अलग सॉइल है। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, रेड येलो सॉइल है, ठीक है जी, पीटी सॉइल है, माउंटेन सॉइल है जो माउंटेन रीजन में पाई जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट का भी ज्यादा होता है ना। तो ये है। एलुवियल की बात करें, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो सारा मोस्टली क्या है? एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और वो एलुवियल सॉइल जो है सेडिमेंट्स के रूप में कहां से आई है? ऊपर से, पहाड़ों में से, है ना, उसके साथ आई है, रिवर्स के साथ। तो अगर हम थोड़ा सा साउथ में जाए तो वहां पर क्या है? साउथ में अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमारे पास महाराष्ट्र गुजरात रीजन में हमारे पास रेगुर सॉइल है, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। वो कॉटन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहां पर हमें कहीं कहीं पे लेटराइट सॉइल मोस्टली देखने को मिल जाती है, और रेड सॉइल वगैरह भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन लीस्ट पोरस जो है हमारे पास सी आएगा, क्लेई सॉइल। क्ले जो है बच्चे, ठीक है, ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है, ठीक है, जुड़ जाती है, तो इसमें जो सीपेज ऑफ वाटर है वो काफी कम होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज द लीस्ट पोरस सॉइल, क्लेई सॉइल। ओके, और लोमी सॉइल वगैरह में भी सैंड कंटेंट, सिल्ट, इसका भी कंटेंट रहता है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। आगे है बच्चे, नंदन कानन जू इज पॉपुलर फॉर इट्स। हाँ जी, नंदन कानन जू जो है फेमस है किस चीज के लिए? नीलगिरी ताहर है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के नेम है। वेल है, व्हाइट टाइगर है, या हिप्पो है? हाँ जी, नंदन कानन जू जो है, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या आएगा? नंदन कानन जू जो है किस चीज के लिए फेमस है? तो नीलगिरी ताहर या वेल? चलो वेल तो वैसे ही आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा। व्हाइट टाइगर आ गया, हिप्पो आ गया, तो किसके लिए ये फेमस है? हाँ जी, क्या आएगा? शाबाश, करो आंसर जरा। क्या आएगा इसका आंसर? नंदन कानन जू जो है, हाँ जी, तो सबसे बड़ा जू, ठीक है, जो मोस्ट फेमस जो है जू हमारे इंडिया में, एक तो है कोलकाता जू जो सबसे पहले बना था। ठीक है, दिल्ली जू जो है काफी फेमस है वो भी। हाँ जी, नंदन कानन जू इज पॉपुलर फॉर इट्स। हाँ जी, क्या आएगा? सी आंसर आ जाएगा, व्हाइट टाइगर जो है आंसर आ जाएगा, व्हाइट टाइगर। ठीक है, व्हाइट टाइगर जो है इसका आंसर आ जाएगा, याद रखिए। ठीक है, टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। टाइगर इज नॉट ए रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। रणथंभौर आ गया, सुंदरबंस आ गया, गिर आ गया, जिम कॉर्बेट आ गया। हाँ जी, टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। हाँ जी, रणथंभौर आ गया, सुंदरबंस आ गया, गिर आ गया, जिम कॉर्बेट आ गया। हाँ जी, टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। रणथंभौर है, सुंदरबंस है, गिर है, जिम कॉर्बेट है। हाँ जी, क्या आएगा? बोलो जी, टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो हमें पता है भाई, गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है मोस्टली वो लायन के लिए फेमस है, तो सी आंसर आ जाएगा। ठीक है,
गिर फॉरेस्ट जो एरिया है गुजरात में है ना, गिर नेशनल पार्क, तो वहां पर मोस्टली आपको लायन देखने को मिलेगा। वहां पे टाइगर जो है इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत रेयर है, ठीक है, तो वो लायन के लिए फेमस है। तो वहां पर आपने याद रखना है लायन, ठीक है जी, तो ये याद रखना। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। हाँ जी, लाओ जी दिमाग। तो सबसे पहले तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताओ जरा कहां पे है। तो ऑप्शन में पढ़ देता हूं, नामदाफा नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क, क्योलादियो घाना नेशनल पार्क या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क। हाँ जी बोलो जी, की आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। नामदाफा नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है, क्योलादियो घाना नेशनल पार्क से बांदीपुर नेशनल पार्क। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। हाँ जी, की आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। तो आंसर इधर जो आएगा सी आएगा, क्योलादियो घाना नेशनल पार्क, ठीक है, क्योलादियो घाना नेशनल पार्क, इन्हों याद रखना, ठीक है। बांदीपुर आ गया, बांदीपुर चलो ये तो है वहां पे कर्नाटका में, ठीक है। डाचीगाम जो है ऊपर है J&K साइड, ठीक है, तो ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लिस्टेड, तो ये हो गया सी, क्योलादियो घाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बच्चे, चिपको मूवमेंट वाज स्ट्रेंथेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ। हाँ जी, चिपको मूवमेंट आपको पता है एक्चुअली ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए मूवमेंट चलाई गई थी, जहां पे बहुत लोगों ने जो है इसमें स्ट्रगल करी थी। मेन पर्पस क्या था कि भाई हम पेड़ों को ना काटने नहीं देंगे, ठीक है। इसमें जो मेन पर्पस था वो यही था कि भाई ये जो पेड़ वगैरह है फॉरेस्ट, हम इसको काटने नहीं देंगे। तो आपने बताना कि जो चिपको मूवमेंट है किसकी लीडरशिप में चला था। अमृता देवी बिश्नोई, मेधा भटकर, A.K. बैनर्जी या सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ जी, लाओ जी दिमाग, आंसर करो, शाबाश, इजी है ये। चिपको मूवमेंट जो है बच्चे, इसको स्ट्रेंथन करा गया था किसकी लीडरशिप के अंडर, ठीक है। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जो एक एपीको मूवमेंट भी होती है, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स थी जिसका मेन पर्पस था, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह या बायोडाइवर्सिटी को बचाना। इसी तरीके से बहुत देर तक नर्मदा रिवर पे जब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बना था, इसका भी बहुत विरोध हुआ था, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे वहां के लोगों ने जो प्रोटेस्ट करा था कि भाई इससे जो इकोसिस्टम है, लोकल इकोसिस्टम है, वो डिसरप्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा खराब होगा। तो ऐसे टाइम टू टाइम बहुत सारी जो है मूवमेंट्स चलती रही हैं। तो चिपको मूवमेंट जो है वो डी आंसर आएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है जी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। आगे है बच्चे, हेयर आर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहां पर ना कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम दिए गए हैं, जैसे कि बांदीपुर है, भितरकनिका आ गया, मानस आ गया, ठीक है, सुंदरबंस आ गया, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, और मानस, ये सारे। तो विच ऑफ देम आर डिक्लेयर टाइगर रिजर्व। इसमें से टाइगर रिजर्व किस किस को डिक्लेयर करा गया है। हाँ जी, भितरकनिका हो गया, मानस हो गया, सुंदरबंस हो गया, बांदीपुर हो गया, तो क्या आएगा। हाँ जी, तो ये जो है यहाँ पे ABC है, 1 and 2 ओनली, 1 3 4 2 3 4 या 1 2 3 4। हाँ जी, क्या आएगा, हेयर आर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस आ गया, सुंदरबंस आ गया, क्या आएगा। तो अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें बच्चे, इसमें बहुत सारे पॉइंट है कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है अप्रैल 1973 में स्टार्ट करा गया था, ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंडर स्टार्ट करा गया था, ठीक है जी। 58 जो है कंट्री में है टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहला कौन सा था, फर्स्ट जो था, ठीक है, जिम कॉर्बेट, लेटेस्ट माधव नेशनल पार्क में भी बनाया गया है, ठीक है, 58। इससे पहले 57 जो था रातापनी, रातापनी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ये दोनों MP में है, ठीक है। 56 जो था तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, ठीक है। 55 जो था वो राजस्थान में धौलपुर करौली था,
धौलपुर करौली राजस्थान, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, सबसे बड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। और सबसे छोटा जो है, स्मॉलेस्ट जो है, ठीक है, ये कौन सा है, महाराष्ट्र में, बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां पर किस किस को बनाएगा, तो आंसर इसका बी आ जाएगा, ठीक है, आंसर बी आ जाएगा। तो 1, 3, 4, ठीक है जी, 1, 3, 4 आएगा। भितरकनिका, क्योंकि भितरकनिका लेक जो है ओडिशा साइड पे है और ये ज्यादा एम्फीबियंस और बर्ड्स से रिलेटेड है भितरकनिका, वहां पर जो टाइगर रिजर्व नहीं है। बाकी के जो है उसमें टाइगर रिजर्व है बच्चे, उसको आपने याद रखना, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखना। और टाइगर रिजर्व कहां पे बनेगा, कब बनेगा, तो इसमें मेन जो डिसीजन है बच्चे वो होता है एनटीसीए का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी, इसको आपने याद रखना, ठीक है। एनटीसीए 2005, हाँ जी, क्लियर हो गया। एनटीसीए 2005 जो है इसका आंसर आएगा भाई, याद रखना ये, ठीक है। चले आगे। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का, आइडेंटिफाई द ओड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न्ड। हाँ जी, डाचीगाम नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड, सुंदरबंस बंगाल टाइगर, पेरियार एलिफेंट आ गया, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस आ गया, क्या आएगा, हाँ जी, identify the odd combination of the habitat and the particular animal concerned। डाचीगाम नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड, सुंदरबंस बंगाल टाइगर, पेरियार एलिफेंट आ गया, रन ऑफ कच्छ आ गया, वाइल्ड एस आ गया, क्या आएगा, हाँ जी, करो जी आंसर। शाबाश 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 शाबाश, हाँ जी बच्चे, दिमाग लाओ तो करो आंसर, शाबाश, क्या आएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास नेशनल पार्क हैं, तो पर्टिकुलरली हर नेशनल पार्क में कुछ पर्टिकुलर जो एनिमल्स हैं, फेमस है, जो उसका खास पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, है ना। तो यहां पर जो है कॉम्बिनेशन, इसमें से आपने जो है फाइंड आउट करना है भी क्या गलत है क्या सही है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, यू हैव टू फाइंड आउट। हाँ जी, क्या आएगा, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आंसर इसका बच्चे आएगा ए आ जाएगा, डाचीगाम नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड, ठीक है, डाचीगाम नेशनल पार्क जो है स्नो लेपर्ड, तो इसमें इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ए जो है आपका आंसर आ जाएगा, हाँ जी, क्लियर, ए जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे एमसीक्यूज आज के सेशन के लिए बच्चे, तो आज हम इतने ही एमसीक्यूज करेंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना आपने, ठीक है, बार बार इसको देखो, जो ऑलरेडी जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके जो एमसीक्यूज जो हैं उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसको करोगे रिवाइज, ठीक है, उतनी ज्यादा मतलब एग्जाम दे विच हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे बच्चे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, ओके देन, ओके, थैंक यू।